हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। तो आज अब हम लोग अपने नए टॉपिक की ओर मूव करते हैं और इस नए टॉपिक में जैसा आप देख सकते हैं हम बात करेंगे मुगल एम्पायर की। मुगल डायनेस्टी, मुगलों का एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर है, पूरे देश में है। और जब हम मुगलों की बात करते हैं तो हमारे देश के स्वरूप में जिस प्रकार का, जिस तरीके का कंट्री आज हम देखते हैं उसमें मुगलों की एक बहुत बड़ी योगदान है, बहुत बड़ी भूमिका है। दे हैव अ इमेंस कंट्रीब्यूशन एज फार एज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर कंट्रीज इज कंसर्न्ड। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट मुगल्स, जब हम मुगलों की बात करते हैं तो मुगल डायनेस्टी की शुरुआत होती है 1526 के ईस्वी से, एडी, और ये चलती है कुल 1857 के एडी तक। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो हम बात कर रहे हैं 331 सालों के हिस्ट्री की। इस 331 सालों में आप देखेंगे कि तकरीबन 20 मुगल शासकों ने हमारे कंट्री पर रूल किया। लेकिन इन मुगल शासक या इन मुगल रूलर्स को हम दो भागों में वी डिवाइड देम इनटू टू पार्ट्स। एक जिनको हम ग्रेट मुगल्स कहते हैं, ग्रेट मुगल्स वो हैं जो शुरुआती 6 रूलर थे, और दूसरे जो उनके बाद वाले हैं जिनको हम लेटर मुगल्स कहते हैं, जिनको हम देखेंगे बाद में। तो एक हो गया आपका ग्रेट मुगल्स और दूसरा हो गया लेटर मुगल्स। हमारे वनडे एग्जाम में मुगल्स जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, बिकॉज इन लोगों ने, जैसे आप देख सकते हो, 330 सालों तक अगर किसी ने राज किया है तो उसने बहुत काम किए होंगे, बहुत तरीके के काम किए होंगे। अच्छा काम किया होगा, बुरा काम किया होगा, गुड बैड एवरीथिंग दे वुड हैव बीन। तो बहुत कुछ है हमारे टॉपिक के लिए। तो हम अपने लेक्चर में फोकस सिर्फ फैक्ट्स पे करेंगे, जैसे कोई शासक डिक्लाइन क्यों कर गया या कोई भी एम्पायर खत्म क्यों हो गया। तो इन सब चीजों को हमारे एग्जाम में पूछेगा नहीं। हमसे पूछेगा भाई ये इमारत किसने बना दी, ये किताब किसने लिख दिया, इनका टेन्योर कब तक था, इनका पुत्र कौन था, इनका सन कौन था, इनकी डॉटर कौन थी। भाई इस तरह के फैक्चुअल सवाल हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। एंड फर्स्ट थिंग दैट वी सी इज कि ये जो मुगल्स हैं ये ओरिजिनली तुर्क हैं, आपके सेंट्रल एशिया से आते हैं, और यहां पे ये जो है चगताई ब्रांच ऑफ तुर्किश रेस को बिलोंग करते हैं। देखिए रेस है, अब तुर्क अपने आप में एक रेस है। आप लोग आज के डेट में अगर देखते होंगे तुर्कमेनिस्तान इज अ कंट्री एंड दीज तुर्क्स दे कम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस, और यहां पर ये लोग चगताई ब्रांच को बिलोंग करते हैं। आपको ये दोनों ही फैक्ट याद रखना है कि ये तुर्क थे और ये किस ब्रांच को बिलोंग करते हैं। तीसरी बात दोस्तों, इस मुगल एम्पायर को या साम्राज्य को हमारे हिस्टोरियंस सेकंड क्लासिकल एज भी कहते हैं। अब अगर सेकंड क्लासिकल एज है तो भाई फर्स्ट कौन सा है, तो भाई फर्स्ट क्लासिकल एज है गुप्तास का। तो एंशियंट में गुप्तास थे फर्स्ट क्लासिकल एज। अब क्लासिकल एज क्या है? देखिए ये वह दौर है जब हमारे कल्चर का बहुत बेहतरीन उत्थान हुआ। कहते हैं इन द सेंस दैट द पिनाकल ऑफ आवर कल्चर वाज अटेन्ड ड्यूरिंग दीज टू एम्पायर्स। गुप्ता हमने एंशियंट में पढ़ रखा, उन्होंने बहुत काम किए, और मुगलों ने, इन्होंने म्यूजिक में, डांस में, पोएट्री में, आर्किटेक्चर में अपना एक अभिन्न योगदान दिया। दे हैव इमेंसली कंट्रीब्यूटेड एंड दैट्स व्हाई दीज टू एजेस आर नोन एज क्लासिकल एजेस। तो आपको ये दोनों फैक्ट भी याद रखना है, पहला क्लासिकल एज कौन सा था, दूसरा क्लासिकल एज कौन सा था। इसके बाद जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि भाई ये मुगल एम्पायर्स तो तकरीबन 20 हैं जो 1526 से 1857 तक रूल करते हैं, और इनमें किस प्रकार ग्रेट और लेटर मुगल्स को हम देखेंगे। तो फिलहाल इस जगह पे हम लोग सिर्फ ग्रेटर मुगल्स की बातचीत करेंगे। तो ग्रेटर मुगल्स कितने हैं? ये 6 लोग हैं। अब दोस्तों पहला ग्रेट मुगल कौन है? बाबर है। तो मुगल डायनेस्टी का फाउंडर भी कौन हो जाता है? बाबर हो जाता है। अब यहां पे देखिए बाबर का पूरा नाम देते हैं जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, और जिस एज में वो भारत पे रूल कर रहे हैं वो है 1526 से 1530, दैट इज फ्रॉम 1526 टू 1530 दिस मैन इज रूलिंग इंडिया। तो टेन्योर वाइज अगर देखिएगा, जितने भी 6 महान मुगल थे उनमें सबसे कम टेन्योर 4 साल का बाबर का है। आप जहीरुद्दीन मोहम्मद भूल जाइए, बाबर सिर्फ याद रखिए।
दे विल सिंपली आस्क यू बाबर, पूरा नाम नहीं पूछने जा रहे आपसे, ठीक है। और याद रखिए फाउंडर कौन है, बाबर है, और लीस्ट टेन्योर भी किसका है, बाबर का है। सेकंड कौन है, सेकंड है नजरुद्दीन मिर्जा मोहम्मद हुमायूं। फिर से दोस्तों सिर्फ हुमायूं को याद रखिए। और हुमायूं के टेन्योर में आप देखिए, मैं कह रहा हूं कि 1530 मतलब पिता की मृत्यु के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, इट इज हुमायूं हु इज रूलिंग द कंट्री। लेकिन हुमायूं के टेन्योर को दो भागों में हमने डिवाइड कर रखा है, 1530 से 1540 और 1555 से 1556। ये 55 से 56 6 महीने का रूल है इनका। तो भाई बीच का ये 15 साल कहां गया, तो दोस्तों उस वक्त हम बात करेंगे सूर डायनेस्टी की, जिसके रूलर हैं शेरशाह सूरी। तो अब मैं अगर इस तरह से कहूं कि मुगल डायनेस्टी 331 साल नहीं बल्कि 316 ही साल रही, क्योंकि 15 साल तो थे नहीं, isn't it? So 316 years is the number of years that these Mughals have been ruling our country. हुमायूं का सन, जो इस 6 रूलर या कहें यूं कि तमाम मुगलों में जो सबसे महान था, वो कोई और नहीं बल्कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जो 56 से लेकर 1605 मतलब 49 साल का रूल है इनका। अकबर कहने के लिए अकबर द ग्रेट। और इनके पुत्र हैं नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, जो 1605 से 1627 22 साल का रूल रखते हैं। इन तमाम लोगों की चर्चा वी विल बी डिस्कसिंग देम आफ्टर सम टाइम, एक एक करके सब पे बातचीत होगी। जहांगीर के पुत्र कौन है, शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां, जो 1628 से लेकर 1658 तक 30 साल तक रूल करते हैं। यहां पे एक चीज बता देता हूं, जितने लोगों ने जब भी रूल खत्म किया उस साल वो मर गए थे, इसलिए उनका पुत्र या उनका सन उसके बाद नेक्स्ट राजा बनता है, शहंशाह बनता है, रूलर हो जाता है। देयर इज अ वन एक्सेप्शन। व्हाट इज दैट एक्सेप्शन? एक्सेप्शन है शाहजहां। शाहजहां 1658 में मरते नहीं है, तबियत खराब होती है, इल हो जाते हैं, और इस वक्त इनके पुत्रों में 4 पुत्र हैं, 4 सन हैं, उनमें लड़ाई छिड़ती है, और उन चारों में जो जीतता है उसका नाम है औरंगजेब। मुयुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर, जो 1658 से लेकर 1707 लमसम 49 साल का रूल दिखाता है। 6 रूलर में एकमात्र शाहजहां है जो बाद में मरेंगे अराउंड 1666 में। इसके अलावा बाकी सब अपने लास्ट ईयर जिसमें उनका रूल खत्म हो रहा है उसमें ही उनकी मौत हो जा रही है, मृत्यु हो जा रही है, दे आर डाइंग इन दैट पर्टिकुलर ईयर। और इन 6 लोगों के बारे में अब हम लोग वी विल बी डिस्कसिंग, चर्चा करते हैं, एक एक करके अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा उसको देखा जाएगा। पहला रूलर बाबर, रूल 4 साल का 1526 से 1530। इनके पर्सनल लाइफ को देख लिया जाए, दो हम लोग भूल भी सकते हैं कि किस साल इनका जन्म हुआ, क्योंकि अलग अलग हिस्ट्री किताबों में अलग अलग साल दे देते हैं, कभी 83 दे देगा, कभी 84 दे देगा, तो आपको उसके लिए सोचना नहीं है। हाँ, मृत्यु याद रख लीजिए, 1530 में मर गए थे, ये गारंटी है। तो पर्सनल लाइफ में इनको सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इनके डायनेस्टी को तैमूरीड डायनेस्टी भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, बाबर एक बहुत ही बेहतरीन वॉरियर था, ही वॉज अ वेरी गुड वॉरियर, और इसके लिए कहा जाता है कि इसके खून में इसकी मां और इसके पिता, मतलब फ्रॉम मदर साइड एंड फ्रॉम फादर साइड, ही हैड द बेस्ट ऑफ द लीनिएज इन द सेंस दैट फादर के साइड से ये तैमूर का वंशज था, he was a descendant of Temur, and that's why this dynasty is known as Timurid dynasty, Temur the Lang, the lame, लंगड़ा था, एक पैर दूसरे पैर के कंपैरिजन में छोटा था, इसलिए तैमूर द लेम कहलाता है। वहीं पर मदर के साइड से यह व्यक्ति चंगेज खान का डिसेंडेंट था। तो दोनों ही साइड से जो बेस्ट लीनिएज हो सकता था, इसलिए एक बेहतरीन योद्धा के तौर पे ये इमर्ज करता है। और डायनेस्टी का नाम तैमूरीड, और जैसे हमने शुरुआत में ही कहा कि ये मुगल डायनेस्टी के तौर पर भी जाना जाता है। जैसे अभी जस्ट मैंने कहा, ये 5वां डिसेंडेंट है किसका? तिमूर का। तो मदर के साइड से 14वां डिसेंडेंट है चंगेज खान का। तो एक तरह से देखिए, 5वां डिसेंडेंट तैमूर का, 14वां डिसेंडेंट चंगेज खान का। तो इस तरह से एक मोटा मोटी ये भी आइडिया तो लग गया ना कि चंगेज खान तैमूर से पहले आया होगा, तब ना ये 14वां है, उधर से 5वां ही है। इसको याद रखिए, 14वां और 5वां अगर भूल भी जाएंगे कोई इशू नहीं है। कहां पे इनका जन्म हुआ, वेयर इज ही बॉर्न, ये याद रखिए, फरगाना।
जो आज के प्रेजेंट डे टर्की में आता है। 1483 हमने शुरू में देखा, हमने बात किया कि छोड़ भी सकते हैं। इनके फादर का नाम उमेर शेख मिर्जा, मदर का नाम कुलिक निगार खानूम। अब यहाँ पे एक चीज बता देता हूं कि फादर एक छोटे से रूलर हैं इस जगह के, और मृत्यु, द डेथ ऑफ हिज फादर हैपेंस व्हेन ही इज ओनली 11 ईयर्स ओल्ड। तो फादर का साम्राज्य मिला, फादर की छाया नहीं मिली, शैडो नहीं मिला। और बाबर की शख्सियत, इसके पर्सनालिटी को बनाने में अगर किसी का योगदान था, इफ देयर वाज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ एनीवन इन हिज पर्सनालिटी, इट वाज नन अदर देन हिज मदर। इनकी मदर का बहुत बड़ा रोल है इनके पर्सनालिटी को शेप करने में, और बहुत ज्यादा क्रेडिट मिलता है इनकी मदर को इनके लिए। अब जैसे मैंने कहा कि भाई ये उमेर शेख मिर्जा क्या है, ये ग्रैंडसन है तिमूर के और रूलर है इस छोटे से जगह के। अब 11 साल की उम्र में 1494 ही में इनके पिता की मृत्यु हो जाती है, फादर मर जाते हैं, और अब बाबर रूलर बन गया है इस छोटे से साम्राज्य फरगना का। तैमूरिद का कैपिटल समरकंद है। 2 बार बाबर जीतता भी है, लेकिन दोनों ही बार वो हार जाते। जो इनको हराने वाले थे वो भी इनके ही वंशज थे, इनके रिलेटिव्स हुआ करते थे, और इन्हें लगातार हरा दिया कर रहे थे। कौन हरा रहा है इन्हें? शाइस्ता खान, जो कि उज्बेक रूलर है। और इसके बाद बाबर को बना दिया जा रहा है वॉन्डरर। एक जगह से दूसरे जगह तक बाबर भाग रहा है, बाबर छिप रहा है, क्योंकि अपनी कोई इसके पास इंपायर नहीं है। और ऐसे में ये काबुल छीनता है अपने एक अंकल से 1504 ईस्वी में। 1504 AD he captures Kabul from one of his own uncles, and आगे चलकर कांधार भी सफाविद रूलर से ये जीत जाता है। देखिए, मोस्टली इस स्लाइड से बाबर के पर्सनल लाइफ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन सा जगह जीत रहा है ये शायद ना पूछे हमारे एग्जाम में, हाँ, लेकिन याद रखिए कहां से रूल कर रहे हैं बाबर, और बाबर किस उम्र में ये रूलर बन गए हैं, और इनके रूल का नाम, जैसे तिमुरिद, इनके पूर्वजों का वंशज जो पूर्वज थे उनका नाम, इन सबको आप याद रखें अपने एग्जाम के लिए। अब देखिए दोस्तों, बाबर भारत में कब आता है? भारत में 1526 में आता है, लेकिन भारत में उसके पहले इसने 3-4 बार 5 बार चढ़ाई की, अटैक करते रहा, क्योंकि आप सबको पता है भारत के पास पैसा बहुत है। ये लगातार भारत पे अटैक किया करता था, हमें कुछ चोट पहुंचाने की कोशिश करता था, कुछ लूटपाट करता था, और इस तरीके से आप देख सकते हैं 4 एक्सपेडिशन करते हैं ये 1519 से 1524 के बीच में, एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड। पहली एक्सपेडिशन के बाद बाबर ने अपना एक एम्बेसडर भेजा था उस वक्त के भारतीय रूलर इब्राहिम लोधी, जिनकी बातचीत, जिनकी चर्चा हमने लोधी डायनेस्टी में किया था, जो उस वक्त दिल्ली के किंग थे, और उनसे डिमांड किया था कि भाई वो तमाम एरियाज, रिस्टोर द रीजन्स विच बिलोंग टू द टर्क्स। कहने का सेंस ये है कि वो तमाम एरिया जो तुर्कों के नीचे था उनको आप मेरे को दे दो, ये डिमांड इसने किया था। लेकिन इस एम्बेसडर को लाहौर पे ही रोक लिया गया था, जो दौलत खान लोधी के द्वारा, जो कि गवर्नर हुआ करते थे इब्राहिम लोधी के, इन्होंने रोक दिया। एम्बेसडर कभी आ नहीं पाया, ये मैसेज कभी आया नहीं। अब देखिए, हमें यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो डिस्कस करना है वो है बैटल ऑफ पानीपत। दोस्तों, हिस्ट्री में 3 बैटल ऑफ पानीपत हुआ। पहला अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं, दूसरा हम लोग करेंगे जब हम लोग अकबर की बात करेंगे, और तीसरा यहीं पे बता देता हूं 1761 मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली, 1761 में पानीपत में हुआ। 3 मेजर बैटल्स हम लोग बात करते हैं पानीपत में। तो अब इस बैटल में क्या है, अभी हमने जस्ट नाम लिया दौलत खान लोधी का, ये गवर्नर है, और ये व्यक्ति जो पंजाब का गवर्नर है ये मदद मांगता है बाबर से। ही इज सीकिंग हेल्प, एड, असिस्टेंस फ्रॉम बाबर टू ओवरथ्रो हुम, द रूलर ऑफ दिल्ली इन दोज डेज। इब्राहिम लोधी को उखाड़ फेंकने के लिए ये मदद मांग रहा है कि भाई आओ मदद करो, इसको हटाएंगे। देखिए, लोधी जो यहां पे दौलत खान है, इसका कुछ थिंकिंग इस तरह है कि बाबर आएगा, मदद करेगा, हम उसको पैसा देंगे, वो वापस जाएगा, वो यहां रुकेगा नहीं। ये सोचा ही नहीं था इसने, दौलत खान लोधी ने, कि बाबर यहां रुक जाएगा। और इसके लिए कहा जा सकता है कि शायद हमारे रूलर्स में, हमारे लोगों में फार साइटेडनेस की कमी थी, दूरदर्शिता का अभाव था। उन्हें ये समझ में नहीं आया कि बाबर यहां बस जाएगा। अब बाबर यहां पे 1526 में पानीपत में लड़ाई कर रहा है। पानीपत प्रेजेंट डे हरियाणा में है और हिस्टोरिक बैटल ग्राउंड है। बाबर लड़ता है किससे? इब्राहिम लोधी के
सेना से, आर्मी से। अब यहां पे समझिए कि बाबर की जो फोर्सेस हैं, बाबर की जो सेना है वो बहुत छोटी है, इब्राहिम लोदी की बहुत बड़ी है, फिर भी बाबर इसको हरा देगा। और इसके लिए कहा जाता है कि बाबर ने कुछ नए टेक्निक्स लाए थे, कुछ नए मेथड्स लाए थे लड़ाई के, जिसने बाबर को बैटलफील्ड में सुप्रीमेसी दे दी। एक ऊपरी, जिसको कहते हैं कि they were in a much stronger position as far as this battle was concerned because of certain tactics used by none other than बाबर। इब्राहिम लोदी की इस लड़ाई में मौत हो जाती है, ही डाइज, एंड ही वाज द ओनली दिल्ली सुल्तान टू डाई इन द बैटलफील्ड। याद रखना है दोस्तों, एकमात्र दिल्ली का सुल्तान जो कि बैटलफील्ड में मरता है, क्योंकि हमने देख रखा है दिल्ली के सुल्तान पोलो खेलते हुए मर जाएंगे, सीढ़ियों से गिर के अभी मर जाएंगे, आप अभी आगे चल के बातचीत होगी। इब्राहिम लोदी एकमात्र जो बैटलफील्ड में लड़ते हुए मरेगा। तो दोस्तों यहां पर मैंने पहले ये बताया कि बाबर की आर्मी में सिर्फ कुछ 1000 मैन थे, जबकि इब्राहिम लोदी में 1 लाख से ज्यादा थे, लेकिन फिर भी बाबर यहां पे विक्टोरियस हो गया। अब यहां पे दोस्तों जस्ट हल्के से देख लेते हैं रीजंस ऑफ विक्ट्री। मैंने अभी बताया ही आपको, ये रीजन क्या है, बेस्ट आर्टिलरी। आर्टिलरी क्या है, तोप, और तोप भी इस तरह के जो मोबाइल कैनन्स थे, उनको तुरंत चक्कों पे इधर से उधर हिलाया जा सकता था, भारी नहीं थे उतने। दूसरी बात, इनके पास टर्किश आर्टिलरी एक्सपर्ट्स उस्ताद अली और मुस्तफा थे, जो इसको पूरा मैनेज किया कर रहे थे। इसके अलावा दोस्तों याद रखिए, इनका वॉर टैक्टिक्स को क्या कहते हैं, तुलुगामा, इसको फ्लैंकिंग टैक्टिक कहते हैं। यह भी एक टैक्टिक था जिसने बाबर को मदद किया। इस स्लाइड से बस यही याद रखिए, आर्टिलरी का उपयोग किया है, तोपों का उपयोग किया है बाबर ने, he has used them, at the same time his technique is known as तुलुगामा। दोस्तों बाबर ने पानीपत तो जीत लिया, लेकिन बाबर अब यहां पे रुक गया है, और ये बहुत लोगों को सही नहीं लग रहा है, वो बाबर को यहां से निकालना चाहते हैं। तो अब बाबर लगातार बैटल्स लड़ेगा। तो इस बैटल के बाद मुगल डायनेस्टी की तो शुरुआत हो गई, लेकिन मुगल डायनेस्टी अभी पूरी तरह से अपना पैर जमा नहीं पाया है। They are not yet established as far as India is concerned. They have yet to fight a lot of wars. और यहां पे वॉर कैसे है, 4 साल में बाबर को बहुत सारी लड़ाइयां लड़नी पड़ रही हैं। 3 मेजर बैटल जिनकी चर्चा अभी हम लोग करेंगे। पहला, बहुत याद रखिए, 1527 में राणा सांगा, जो मेवाड़ के राजपूत रूलर हैं, उनसे लड़ाई होती है। बैटल ऑफ खनवा, जो कि नियर आगरा है, रट लीजिए। बैटल ऑफ खनवा, बाबर वर्सेस राणा सांगा। खनवा कहां है, आगरा के नजदीक है। और यहां पे हार कौन जाते हैं, राणा सांगा हार जाते हैं। राणा सांगा मेडिवल हिस्ट्री में हमारे वन ऑफ द हीरोज के तौर पे देखे जाते हैं, बहुत बेहतरीन वॉरियर है, योद्धा है, लेकिन इस युद्ध में वो हार जाते हैं। यहां पे दोस्तों यह कहा जाता है कि बाबर शुरुआत में थोड़ा डिफेंसिव था, हार रहा था, और तब बाबर ने कॉल किया कि भाई ये हमारे लिए जिहाद है। इसने इस बैटल को टाइटल दिया जिहाद का। क्यों जिहाद का दिया, क्योंकि उसको लगा कि उसके जो सैनिक है वो शायद आराम पसंद हो गए। तो बाबर ने खुद सबके सामने जितने भी वाइन के बड़े बड़े बर्तन थे फोड़ दिए, उन सबको बोला इनका कोई उपयोग नहीं होगा जब तक हम जीतेंगे नहीं। और इसको एक रिलीजियस कलर दिया कि भाई हमको इनको हराना है, और ये हराए। और बाद में बाबर को गाजी का टाइटल मिल गया इस वॉर के बाद, इस बैटल के बाद। अगले ही साल इन्होंने एक और मेदिनी राय नाम के रूलर को, जो कि चंदेरी का रूलर था, उसको हराया। और मालवा के रीजन में, मालवा आज के डेट में आपका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का फैला हुआ हिस्सा है, पठारी एरिया है, मालवा प्लेट्यू, आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, उस एरिया को कनकर किया। कई सारी राजपूत क्वींस जो थी यहाँ पे चंदेरी रूलर्स की, इन्होंने इस दौरान जौहर भी कर लिया था। और आखिरी में 29 में बाबर ने एक और लड़ाई लड़ी, जो अफगान के खिलाफ, जो कि बैटल ऑफ घाघरा, और यहां पर उन्होंने बिहार को कैप्चर किया। इस प्रकार 29 में हम लोग आ गए, और 30 में तो हम लोगों को पता है कि बाबर की मृत्यु हो जाती है। लेकिन मृत्यु के पहले हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से 1-2 इंपॉर्टेंट आर्ट एंड आर्किटेक्चर का पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे बाबर ने अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा। ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, तुजुके बाबरी। और लैंग्वेज अगर पूछ दे तो भाई कौन सी लैंग्वेज है, टर्किश लैंग्वेज। अपने नेटिव, अपने मदर लैंग्वेज में, तुर्किश में इस ऑटोबायोग्राफी को बाबर ने लिखा। बाद में इसको पर्शियन में ट्रांसलेट भी कराया गया अकबर के दौरान। किसने किया, अब्दुल रहीम खाने खाना ने। इनकी चर्चा अकबर के दौरान करेंगे, फिलहाल के लिए फैक्ट है, याद रखिए।
बाबर ने एक मॉस्क का, मस्जिद का भी निर्माण किया है। कौन सा है? काबुल बाग मॉस्क पानीपत में, और जामा मस्जिद संबल में, जो कि रोहिलखंड, जो अगेन आपका वेस्टर्न यूपी वाला जो एरिया हो जाता है उसको हम लोग रोहिलखंड कहते हैं। इसके अलावा बाबर ने कहा था आई डोंट लाइक इंडिया एंड इंडियंस। बाबर को यहाँ का मौसम कभी पसंद नहीं आया और ये हमेशा काबुल जो इसके बहुत पसंद आया था, हमेशा उसको काबुल की यादें, जो कहते हैं ना कि उनको हमेशा मन करता था कि भाई काबुल ही जाएं, और आखिर में मरने के बाद भी इसे दफनाया भी गया कहीं और नहीं बल्कि काबुल में। यहाँ पे याद रखिए पहला मुगल रूलर है जो कि कोहिनूर डायमंड को देखता है, अपने हैंड में लेता भी है। इसके बाद कोई भी और लिया हो, लेकिन पहला मुगल रूलर कौन है? बाबर है। लास्ट में याद रखिए ये जिस वक्त रूल कर रहा है उस वक्त साउथ इंडिया में एक बहुत महान रूलर कृष्णदेव राय का रूल चल रहा है। ये तमाम चीजें हैं जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इनके कंटेम्प्रेरी और बाबर से जुड़ी कुछ बातें हैं। लास्ट चीज, इसका डेथ आगरा में 1530 में होता है, और जैसे मैंने कहा इनिशियली तो आगरा में बरी किया जाता है, लेकिन इच्छा थी काबुल में बरी किया जाए, और अंततः एट द एंड ही वॉज बरीड नन अदर प्लेस बट काबुल। और आज के डेट में बाबर का टॉम भी कहाँ है? काबुल में है। तो ये तमाम बातें थी बाबर के बारे में, और नाउ वी आर शिफ्टिंग टू हिज सन हु इज नन अदर देन हुमायूं। बाबर के बेटे की ओर मूव किया जाए। हुमायूं, अब इनका जन्म 1508 और मृत्यु 1556। 1508 को भूल भी सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। दोस्तों हुमायूं का लिटरल मीनिंग होता है द फॉर्चुनेट, लेकिन कहा जाता है, इतिहासकारों का, हिस्टोरियंस का मानना है, दे फील देयर वाज नो बिगर अनफॉर्चुनेट मैन देन दिस मैन। नाम बस फॉर्चुनेट था, अनफॉर्चुनेट था। जब से पैदा लिया कुछ ना कुछ दिक्कत हुई, और आगे चलकर तो भाई साम्राज्य, अभी जस्ट देखेंगे एम्पायर हाथ से निकल जाएगा। पिता ने जो एम्पायर सौंपा था वो हाथ से निकलने वाला है। तो हुमायूं की जन्म कहां हो रही है? भाई काबुल में हो रही है। हमने देखा था उस वक्त पिताजी काबुल में थे, बाद में भारत आते हैं। सन बाबर का है और माहिम सुल्ताना, इनकी माता का नाम माहिम सुल्ताना है। इंपेरर कब बन रहे हैं? 1530 में। बाबर की मृत्यु के बाद मुगल एम्पायर इनके हाथ में आ गया है। अपने पूरे एम्पायर को अपने भाइयों अस्कारी, हिंदल और कामरान में डिवाइड किया। सब भाई को अच्छा अच्छा पोजीशन दिया कि भाई तुम वहां जाओ, तुम उसको देखो, तुम उस रीजन को देखो, लेकिन सारे भाई काम के नहीं आएंगे। सब हुमायूं को हराने के पीछे लगे रहते थे, नीचा दिखाने के पीछे लगे रहते थे। हुमायूं अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन मैथमेटिशियन भी था और एस्ट्रोनॉमर भी था। तो ये तमाम बातें हुमायूं के पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई हैं। चलिए आगे देखते हैं हुमायूं के पहले, क्योंकि हमने शुरू में ही बात किया था हुमायूं का जो टेन्योर है वो 1530 से 40 और बाद में 1555 से 56 के बीच में आता है। तो अगर टेन्योर की बात करें 1530 से 1540, तो इस पहले फेज में 10 सालों में हुमायूं को कई सारे स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ रहा है, इंक्लूडिंग जैसे मैंने शुरू में ही कहा अपने भाइयों के खिलाफ, कामरान, अस्कारी, हिंडल, तीनों भाई काम नहीं आते हैं। साथ में अफगान्स के खिलाफ भी लड़ना पड़ता है, राजपूत के खिलाफ भी लड़ना पड़ता है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी। ये आगे चल के भारत का शासक भी बनेगा। हुमायूं को ये हराता है 1539। ये याद रखिएगा बिल्कुल दोस्तों, अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। चौसा का बैटल 1539 में, चौसा में इसको हरा दिया जाता है, और बाद में 1540 बैटल ऑफ कन्नौज, जिसे बिलग्राम भी कहते हैं, फिर से हारता है हुमायूं। किसके हाथों? शेरशाह सूरी के हाथों। और इसके बाद इसको भागना पड़ता है, दर दर भटकना पड़ता है। वॉन्डरर किंग, अ किंग विदाउट एम्पायर। एक राजा तो है लेकिन राजधानी नहीं है, राजपाट नहीं है, एम्पायर नहीं है। और किंग विदाउट एन एम्पायर कोई और नहीं बल्कि हुमायूं है, और अगले 15 सालों तक ये भटक रहा है। तो चलिए अब इनके एग्जाइल के ईयर्स को देख लेते हैं, क्योंकि अब अगले 15 साल तो ये भागे भागे फिर रहे हैं। यहीं पे जब 1540 में भारत छोड़ते हैं, आगे चलकर ये हमीदा बेगम नाम की औरत से ये मिलते हैं सिंध में, और उनसे इनकी शादी होती है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो महिला हैं ये आगे चलकर भारत के नेक्स्ट राजा, नेक्स्ट शहंशाह अकबर को जन्म देती हैं। और यही याद रखिए अकबर का जन्म होता है उमरकोट में। अमरकोट भी जिसे कहा जाता है, एक हिंदू राजा के घर पे, जिस राजा का नाम था राणा प्रसाद। 1542 में अकबर का जन्म हो गया है। आखिर में याद रखिए कि हुमायूं इसके बाद यहां से भागकर पर्शिया, जो आज के दौर का ईरान है, वहां पहुंच जाते हैं और यहां पे रहते हैं
पर्शियन रूलर जो उस वक्त के शहंशाह थे उनके प्रोटेक्शन में ये रहते हैं। दोस्तों लॉजिकली यहाँ के बाद शेरशाह सूरी आता है, लेकिन शेरशाह सूरी को हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग हुमायूं को करके पूरा मुगल करते हैं। मुगल के बाद आप शेरशाह सूरी को देखिए, लेकिन इसको याद रखिए शेरशाह सूरी कहाँ आएगा, ठीक इसके बाद आता है। तो चलिए अब बात करते हैं जो आखिरी 6 महीना हुमायूं का एज अ रूलर है, कैसे रूलर वापस बनता है। देखिए शेरशाह सूरी के मरने के बाद जो उनके सक्सेसर्स थे उतने अच्छे थे नहीं, उनके उत्तराधिकारी वे नॉट दैट गुड। और सूर डायनेस्टी जो शेरशाह सूरी ने शुरुआत किया था वो शैम्बल्स में, बहुत ही खराब हालत में है। और ऐसे हालात में हुमायूं को मदद मिलती है बैरम खान की, जो कि पर्शियन जनरल था। और ये लोग मिलकर उस वक्त के रूलर सिकंदर शाह सूर और आदिल शाह सूर को हराते हैं और अपने लॉस्ट किंगडम को वापस हथिया लेते हैं। यहाँ पर याद रखने की बात है कि हुमायूं, जैसे मैंने पहले ही कहा था, सिर्फ 6 महीने और रूल कर पाता है क्योंकि इसकी मृत्यु हो जाती है। ये जो 15 साल का टेन्योर था 1540 से 55, इसे हम द पीरियड ऑफ टेम्पररी इक्लिप्स ऑफ मुगल्स भी कहते हैं। टेम्पररी इक्लिप्स ऑफ मुगल्स क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से इक्लिप्स आ गया था, जो इनका एम्पायर था वो ढक गया था किसी और छोटे से एम्पायर के आगे। और इसके बाद इस एम्पायर अगले 150 साल तक ऑलमोस्ट कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है। ये पूरे भारत में राज करने वाले हैं। दे आर गोइंग टू रूल द होल कंट्री। तो यहाँ पे हुमायूं के भी थोड़े आर्ट एंड आर्किटेक्चर की चर्चा कर लें। इन्होंने एक सिटी का निर्माण किया जिसका नाम है दीन पनाह। देखिए हिंदी वर्ड है दीन, दीन मतलब पुअर, और पनाह आश्रय देने वाला, शरण देने वाला। देखिए आपने अभी जस्ट देखा 15 साल तक ये भटक रहा है, अलग अलग जगह इसे लोगों ने पनाह दिया। ही वॉज गिवन शेल्टर एंड ही continued with his life over there. So इसने जब अपने एक नए टाउन का निर्माण किया, when he constructed a new town, he named it as दीन पना। सिर्फ यही बात नहीं है, इवन चौसा की युद्ध के वक्त एक पानी पिलाने वाले व्यक्ति ने इसकी जान बचाई थी हुमायूं की, और इसलिए उस व्यक्ति को हुमायूं ने एक दिन के लिए भारत का सम्राट भी घोषित किया था। तो हमेशा मदद मिलती आई और इसलिए इस चीज को अब शायद रीपे कर रहा है नए सिटी का नाम दीन पनाह रखकर। यहाँ एक और फैक्ट है, गुलबदन बेगम इनकी बहन का नाम है जिन्होंने इसकी बायोग्राफी को लिखा जिसका नाम है हुमायूं नामा, याद रखिएगा। एक और ऑथर का नाम यहाँ आ रहा है बायजिद, ये लिखते हैं तहरीक ए हुमायूं। इसके अलावा इनके दौर में 2 ग्रेट जो आर्टिस्ट हैं वो हैं सैयद अली और अब्दुस सम्माद। ये 2 ग्रेट आर्टिस्ट भी हुमायूं के कोर्ट में एग्जिस्ट करते हैं। लास्टली याद रखिए ये पोएट्री भी लिखते हैं, और लेकिन लिखते किस लैंग्वेज में है, पर्शियन लैंग्वेज में। और इनके बायोग्राफी का जो लैंग्वेज था वो टर्किश और पर्शियन का मिक्सचर था। मतलब ये जो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा वो टर्किश और पर्शियन के मिक्सचर में लिखा गया था। आखिर में याद रखिए आज के दौर का बहुत ही फेवरेट, बहुत ही बेहतरीन और सुंदर टूरिस्ट डेस्टिनेशन दिल्ली में अगर जाएंगे तो देखिए हुमायूं का टॉम्ब, ये दिल्ली में है। ये पहला बिल्डिंग था भारत में जिसमें डबल डोम्स बनाया गया था। डोम आप लोग अगर जैसे गोल गुंबज देखा होगा आप लोगों ने, गोल गुंबज ऊपर में एक डोम है, उसी तरह यहाँ ये पहला बिल्डिंग था जिसमें डबल डोम थे। इसके अलावा दोस्तों हुमायूं का जो टॉम्ब था ये ताजमहल के पहले बना था, प्रीडिसेसर ऑफ ताजमहल। और ताजमहल जो था इसी के मॉडल पे बना था। इसे हम डॉर्मिट्री ऑफ द हाउस ऑफ तिमूर भी कहते हैं, और इसको बनाने वाले जो आर्किटेक्ट थे वो मिराक मिर्जा गयास थे। तो इसको याद रखिए। आखिरी चीज इनके बारे में, डेथ कैसे हो जाती है। 1556 में अपने सीढ़ियों से गिर जाते हैं, स्टेयरकेस से गिरते हैं। दीन पनाह लाइब्रेरी बनाई थी जिसका नाम था शेर मंडल। डेट याद रखने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों, लेकिन याद रखिए क्वेश्चन कैसे पूछ देगा भाई, वो कौन सा मुगल रूलर था जो सीढ़ियों से गिरकर मर गया या मृत्यु को प्राप्त कर गया। तो आपको याद रखना, द मुगल रूलर हु डाइड आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम द स्टेयरकेस वाज नन अदर देन हुमायूं। इसको आप याद रखिए। तो इस प्रकार हमने कंप्लीट किया हुमायूं। We have now completed Humayun. Let's move to the third part, that is अकबर। अकबर जिसे द अकबर द ग्रेट भी कहते हैं, इनका टेन्योर है 1556 से 1605। जैसे मैंने शुरू में कहा 49 साल ये रूल करने जा रहे हैं। मदर का नाम हमने डिस्कस कर रखा है, हमीदा बानो बेगम। फादर का नाम आपको पता है, स्टेप मदर मागम अंगा। क्यों ये याद रखने की बात इसलिए क्योंकि मदर से कुछ दिनों तक ये जुदा हो गए थे और उस वक्त इनके पालन पोषण और इनको तमाम जो जानकारियां मिली थी ये स्टेप मदर ने दी थी। इसके अलावा पहले गार्जियन का नाम मुनीम खान, और असली जो
इनको शेप करता है, जो गार्जियन है, वह है बैरम खान, जिसका नाम हम आगे लेंगे। हमने पहले ही डिस्कस किया है अमरकोट, जो कि आज के दौर का सिंध है, वहां पे इनका जन्म 23 नवंबर 1542 को हुआ। 23 नवंबर भूल जाइए, मुझे नहीं याद रखना, 1542 याद रखिए। इसके अलावा थ्रोन पे कब आते हैं? फरवरी 14 1556। फिर से फरवरी 14 याद रखिए, 1556 याद रखिए। 14 साल की उम्र में कलानूर नाम की जगह पे थ्रोन पे, सत्ता पे आते हैं। कैसे आते हैं? हमने देखा, फादर की अकस्मात मौत हो गई है। इट्स बीन अ सडन डिमाइज ऑफ हिज फादर। हुमायूं मर गए हैं 14 साल की उम्र में। अब अकबर को भारत का शहंशाह घोषित कर दिया गया है, और इस वक्त इस बंदे को गाइड करने के लिए कौन गाइडेंस दे रहा है? ये प्रिंस अकबर को गाइडेंस देने के लिए बैरम खान है, जिनका नाम हमने पहले लिया था। बैरम खान ने हुमायूं की मदद की थी और इस इंपायर को वापस छीना था। और यहां पर अब ये बहुत ही लॉयल हैं, हुमायूं के तो थे ही, अकबर के भी लॉयल हैं, और ये बन जाते हैं वकील, रीजेंट ऑफ द किंगडम। मतलब एक तरह से गाइडेंस पूरा किंगडम को कौन देगा? बैरम खान देंगे। इनको आगे चलकर टाइटल मिलता है खाने खाना का। इसको बिल्कुल रख लीजिए, ये टाइटल किसको मिलता है? बैरम खान को मिल रहा है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत है। देखिए दोस्तों, पहला हमने देखा किसने लड़ा? बाबर ने लड़ा। किसके खिलाफ लड़ा? इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ा। दूसरा में कौन है? अकबर है। किसके खिलाफ है? हेमू नाम के एक व्यक्ति के खिलाफ है। तो यहां अकबर हरा रहे हैं हेमू को। हेमू कौन है? एक हिंदू रूलर है, जिसने टाइटल ले रखा है विक्रमाजीत या विक्रमादित्य का। इस व्यक्ति का पोजीशन कमांडर इन चीफ, दैट इज ये सेनापति है। आदिल शाह सूर डायनेस्टी के आखिरी रूलर का ये सेनापति है, और ये इस बैटल में लड़ रहा है अकबर के खिलाफ। हेमू हिंदू रूलर था, इसको याद रखिए। अब सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में जीत हो गई अकबर की। अब देखिए, यहां पे हम लोग कुछ रिवोल्ट्स की चर्चा कर लेते हैं, जिसमें पहला मेजर रिवोल्ट है बैरम खान के द्वारा। अभी हमने जस्ट देखा कि बैरम खान इनके गार्जियन जैसे हैं, लेकिन आगे चलकर जब उनका इंपॉर्टेंस थोड़ा घट जाता है, व्हेन ही इज गिवन लेस इंपॉर्टेंस बाय अकबर, और अकबर अपने सारे डिसीजंस को खुद लेने लगते हैं, तो बैरम खान थोड़ा एक रिवोल्ट करते हैं, और इसका इनको खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। तो 1560, मतलब अकबर अब 18 साल के हो चुके हैं। यहां पर अकबर एक फरमान इशू करते हैं, और फरमान के द्वारा ये क्या कहते हैं कि बैरम खान को डिसमिस कर देते हैं उनके ऑफिस से, और कहते हैं कि वो सारा डिसीजन, जो सारा पावर है जो कि बैरम खान के हाथों में था, वो अब आ गया किसके हाथ में? अकबर के हाथों में। बैरम खान रिबेल करते हैं, लेकिन बहुत जल्दी 6 महीनों के अंदर इनके इस रेबेलियन को बंद कर दिया जाता है या खत्म कर दिया जाता है। तो बेसिकली कारण क्या है रिबेलियन का? कि सारा पावर जो बैरम खान के हाथों में कंसंट्रेटेड था, वो पावर अब बैरम खान से छीन लिया गया है, और वो आ गया है अकबर के हाथों में। आगे चलकर बैरम खान को मार दिया जाता है, असैसिनेट कर दिया जाता है एक अफगान के द्वारा, पाटन, जो कि एक जगह है अहमदाबाद के बगल में, जब बैरम खान मक्का जा रहे थे। यहां पर एक और चीज याद रखनी है कि इनकी मृत्यु के बाद बैरम खान की जो बेवा थी, जो वाइफ थी, विडोअर थी, उनसे अकबर शादी करते हैं, जिनका नाम था सलीमा बेगम, और इनके पुत्र को ये अपने शरण में, अपने गाइडेंस में ले लेते हैं। बैरम खान के पुत्र का क्या नाम है? अब्दुल रहीम, जिसको बाद में ये खाने खाना, जो सेम टाइटल बैरम खान का था, वही टाइटल प्रदान करते हैं। और आगे चलकर अभी आप जस्ट देखिएगा कि अकबर के जो नवरत्न थे, जो 9 रत्न थे, उनमें एक रत्न कोई और नहीं बल्कि खाने खाना थे, अब्दुल रहीम खाने खाना। तो इसकी चर्चा हम लोग आगे चलेंगे। ये हो गया एक रिवोल्ट जो कि बैरम खान ने किया। इसके अलावा एक और रिबेलियन था जिसने अकबर को अपना कैपिटल शिफ्ट करने के लिए मजबूर कर दिया। कहां? जौनपुर। जौनपुर आज के दौर में आपके यूपी में पड़ता है, ईस्टर्न यूपी की तरफ पड़ता है, जौनपुर में। और यहां पे इन्होंने जितने भी रिबेलियन थे, इनको क्रश कर दिया, जो भी रिबेलियन हो रहा था। और 1567 तक तमाम जो नोबल्स इस रिबेलियन में शामिल थे, उनको क्रश करके इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, एक मजबूत आधारशिला रखी। किस चीज की आधारशिला रखी? एक मुगल इंपायर की। हिंदुस्तान में एक मजबूत मुगल इंपायर की आधारशिला अब रख दी है अकबर ने। यहां पे रखिए याद, 1576 में अकबर ने डिफीट किया महाराणा प्रताप को भी। इसको याद रखना, महाराणा प्रताप राजपूत रूलर्स में से वो रूलर थे जिसने कभी भी अकबर के सामने झुकना मुनासिब नहीं समझा। ही नेवर सरेंडर्ड हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ अकबर, एंड
फॉर दैट ही केप्ट ऑन फाइटिंग। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है, बैटल ऑफ हल्दी घाट, जिसको बहुत जगह बैटल ऑफ हल्दी घाटी भी कहते हैं हम लोग, इसको याद रखना है। हल्दी घाटी जो है ये एक माउंटेन पास है अरावली हिल्स में, जो कि आज के दौर का राजस्थान है। तो महाराणा प्रताप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। चित्तौर, यहाँ पे एक और लड़ाई लड़ रहे हैं अकबर, और इस बार किससे लड़ रहे हैं? ये शिशोदिया रूलर है। शिशोदिया राजपूतों में जो सब कास्ट होता है, जो बहुत सारे सब कास्ट, उसमें एक शिशोदिया भी है, और ये है राणा उदय सिंह। छिप जाते हैं इनसे लड़ाई के वक्त हिल्स में, और ये फोर्ट जो है अपने जनरल्स जयमाल और पट्टा के हवाले कर जाते हैं। आगे चलकर ये दोनों जनरल लगातार लड़ते रहते हैं, बहुत वैलियंट फाइट लड़ते हैं, और दोनों की ही मृत्यु हो जाती है। अलॉन्ग विथ 30,000 राजपूत वॉरियर्स मुगलों के द्वारा मारे जाते हैं। लेकिन इनकी लड़ाई में जिस प्रकार का इन्होंने वीरता और ब्रेवरी दिखाई थी, उससे प्रभावित होकर, उससे इंप्रेस होकर अकबर ने यह डिसाइड किया कि यहां पर जयमाल और पट्टा का 2 स्टोन स्टैट्यूज इरेक्ट किया जाए इन दोनों वॉरियर्स का, और इनको एलिफेंट्स के ऊपर बैठाया गया, और ठीक जो आगरा के चीफ गेट, जो मेन गेट था, उसके बाहर पे, इसके फोर्ट के बाहर इसको लगवाया गया। तो ये एक फैक्ट एक और याद रखिए। इसके अलावा आपको पता होगा राजपूतों के साथ अकबर सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, उन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी किया था। शादियों के द्वारा इन्होंने राजपूतों के साथ बड़े ही बेहतरीन संबंध स्थापित किए। इसमें सबसे पहला नाम आता है कच्छावा रूलर, जो राजा भारमल थे अंबर के। इन्होंने अपनी वॉलंटरली, अपने इच्छा से अपनी बेटी हरकाबाई का शादी कराया अकबर से, जो कि उस दौर में कई राजपूत रूलर्स इससे खफा भी हो गए थे कि एक राजपूत की शादी एक मुसलमान जो इस्लाम ग्रहण जिसने कर रखा है, इस्लाम कबूल कर रखा है, उस व्यक्ति से क्यों किया गया। लेकिन इन्होंने किया, वॉलंटरली किया। और इसके बाद जो मैट्रिमोनियल अलायंसेज हैं राजपूतों और अकबर, या यूं कहें मुगलों के बीच में जो स्थापित हुआ, प्रगाढ़ हुआ, इट बिकेम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड इट बिकेम वन ऑफ द स्टेपिंग स्टोन्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग मुगल एम्पायर एज फार एज इंडिया वाज कंसर्न। इस मुगल एम्पायर के स्ट्रेंथ के पीछे राजपूतों का बहुत बड़ा योगदान रहा। यहां पे याद रखिए, मुगल और राजपूत जो फ्रेंडली रिलेशंस है, ये अकबर के दौरान से ही शुरू हो जाते हैं। अब इनका अगला इंपॉर्टेंट चीज है इनकी रिलीजियस पॉलिसी। देखिए, एज फार एज रिलीजन वाज कंसर्न, अकबर वाज अ टॉलरेंट फेलो। सभी रिलीजन्स को उसका इंपॉर्टेंस देना, उसका सम्मान करना, उसको रिस्पेक्ट देना, ये तमाम कामें अकबर ने की। तो सबसे पहले तो इन्होंने पिलग्रिम टैक्स को एबॉलिश किया 1563 में, और आगे चल के जजिया को भी एबॉलिश किया 1564 में। तो साल भूल जाइए, याद रखिए कि पिलग्रिम टैक्स और जजिया दोनों को अकबर ने खत्म कर दिया है। यहां पे एक और चीज बता ही देता हूं कि जजिया सबसे पहले किसने लाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लाया था, तो इसको याद रखिए। आगे चल के 1575 में अकबर इबादत खाना का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल रट लीजिए। इबादत खाना किस लिए है? रिलीजियस डिस्कशंस के लिए। यहां पर ये रिलीजन से जुड़ी हुई सारी डिस्कशंस करेंगे, जहां पे हिंदुओं को रिप्रेजेंट कौन करेगा? देवी एंड पुरुषोत्तम। जोरास्ट्रियंस को कौन रिप्लेस करेगा? दस्तूर महाराज जी। जैन्स को कौन रिप्लेस करेगा? हरि विजय सूरी। अकबर ने इन पर टाइटल दिया था जगत गुरु का। और क्रिश्चियंस को कौन रिप्रेजेंट करेगा? फादर एंटनी मॉन्सोरेट। देखिए, इबादत खाना में ये तमाम धर्म के धर्मगुरु और अकबर चर्चा किया करते थे। यहां पे अकबर की सोच ये थी कि तमाम धर्म के लोगों से अच्छी चीजें सीखेंगे, एक बेहतरीन धर्म का स्टैब्लिशमेंट होगा। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होने लगा कि तमाम ये जो लोग धर्मगुरु थे, वे तमाम लोग अपने धर्म को सबसे महान प्रूव करने पे रहे। तो कुछ सालों के बाद ये जो डिस्कशन था अकबर ने रोक दिया। लेकिन यहां पे याद रखना है कि इन तमाम डिस्कशंस के आधार पर ही आगे चलकर अकबर ने दीन इलाही का शुरुआत किया था, गठन किया था। क्या है वो हम आगे देखते हैं। इसके पहले एक चीज और देख लेते हैं। अकबर पहले भारतीय रूलर थे जिन्होंने हज पिलग्रिमेज स्टेट के खर्चे पे शुरुआत की। और जिस पोर्ट से ये लोग हज के लिए जाया करते थे वो था पोर्ट कैम्बेइन, जो गुजरात में था, और उसे गेटवे टू मक्का भी कहा जाता था फ्रॉम मुगल इंडिया। तो इसको फैक्ट के तौर पे आप यहाँ पे रट लीजिए। यहाँ पे याद रखिए कि 1579 में अकबर ने प्रोक्लेम किया एक मजहरनामा, इनफैलिएबिलिटी डिक्री। मजहरनामा, इनफैलिएबिलिटी डिग्री, इनफैलिएबल वर्ड से आता है। इनफैलिएबल वर्ड का मतलब होता है कि कुछ भी हो गलत नहीं है। मतलब एक तरह से क्या है कि मान लीजिए 4 लोग कुछ डिस्कस कर रहे हैं कि भाई सूर्य
या सूरज या सन ईस्ट से उगता है, वेस्ट से उगता है, नॉर्थ से उगता है, साउथ से उगता है, अगर मान लीजिए मैंने कह दिया कि भाई ईस्ट से उगता है, तो भाई आप लोग कुछ भी कहोगे ईस्ट ही से उगेगा। इनफैलिबल, आई कैन नॉट बी रॉन्ग। इनफैलिबल का मतलब वो होता है, यहां पे अकबर ने मजहरनामा इशू कर दिया। इसके तहत क्या हो गया, अकबर हो गए मुस्ताहिद इमाम ए आदिल, मतलब फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ इस्लामिक लॉज। इस्लाम जिन लॉज के द्वारा चलेगा उसका फाइनल इंटरप्रिटेशन अब कौन करेगा, अकबर करेंगे। और अकबर ने खुद को एक और टाइटल दे दिया है, सुल्तान ए आदिल, द जस्ट रूलर, वैसा रूलर जो जस्ट है, अच्छी डिस्कशंस करता, अच्छा डिसीजंस लेता है। यहां पे एक और चीज याद रखिए, 1582 में इन्होंने तौहीद ए इलाही का भी गठन किया, जिसे डिवाइन मोनोथिज्म, डिवाइन मोनो एंड थिज्म, मोनो मतलब एक, थिज्म मतलब एक भगवान में आस्था रखने वाला, बिलीविंग इन वन गॉड, डिवाइन भगवान ऊपर वाला, एक भगवान में विश्वास रखने वाला, इसी को बाद में दीन इलाही का नाम दे दिया गया। यहीं पे एक और चीज याद रखिए कि ये दीन इलाही रिलीजन से ज्यादा एक सूफी ऑर्डर के तौर पे देखा जाता है। सूफिज्म, भक्तिज्म क्या है हम अगले चैप्टर में देखेंगे, फिलहाल इसको समझिए एक सूफी ऑर्डर के तौर पे देखा जा रहा है। आगे चल के देखिए, अकबर स्लेवरी को भी खत्म करते हैं, प्रोहिबिट कर देते हैं, सती सिस्टम को भी प्रोहिबिट करते हैं, वीडो रीमैरिज को लीगलाइज भी करते हैं, मैरिज के लिए फिक्स करते हैं लड़कियों की उम्र 14, लड़कों की उम्र 16। अकबर एक सिस्टम भी लाते हैं जिसको मनसबदारी सिस्टम कहते हैं, ये है मिलिट्री सिस्टम। इसमें रैंक दिया जाता था 10 से लेकर 7000। देखिए, जैसे मान लीजिए मैं एक बड़ा रूलर हूं और मैं अकबर के सभा में हूं, तो मेरा रैंक हो सकता है, तो हो सकता है 10 भी हो सकता है 5000 हो, 2000 हो। यूजुअली 5000 6000 सिर्फ मुगल प्रिंसेस को मिलता था, या बहुत इंपॉर्टेंट राजपूत राजा को मिलेगा, जैसे मानसिंह हो गए। तो यहां पे क्या होता, मनसबदारी में क्या होता था, एक कंसेप्ट है जाट और सवार, जितना ज्यादा का मनसबदारी का नंबर है उतना ज्यादा आपका इंपॉर्टेंस है। अगर आप 5000 मनसबदार वाले मनसबदारी रखते हो, मतलब आपको 5000 सवार रखने होंगे। तो ये तमाम बातें मनसबदारी में थी, और ये मुगलों के सिस्टम में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सिस्टम हुआ करता था। तो इस पूरे शासन प्रणाली में मनसबदारी का एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अहम भूमिका रही। मतलब in nutshell I can say that it was Mansabdari system which played a very very important role as far as the Mughals rule of those days was concerned. अकबर पर्शियन को भी इंट्रोड्यूस करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे मुगल्स के, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको यहां याद रखना है। मुगल एम्पायर को डिवाइड करते हैं 12 सूबा में, जिसे प्रोविंसेस, और ये 12 सूबा, ये जो प्रोविंस है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए अकबर ने किया था। तो इनमें हम नहीं जाएंगे बहुत ज्यादा, क्योंकि ये हमसे पूछेगा नहीं कि कौन सा जिला, और ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सवाल नहीं पूछना चाहिए हमारे वनडे एग्जाम्स में। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए आ जाता है नवरत्नाज, 9 रत्न, नव मतलब 9, 9 ज्वेल्स। कौन है 9 ज्वेल्स? देखिए, अकबर खुद तो इलिटरेट रूलर है, पढ़ा लिखा नहीं है, बचपन में ही 1542 में जन्म हुआ, पिताजी भागे भागे फिर रहे थे, लोगों ने इनके पढ़ाई पर उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया नहीं, खुद भी बहुत इंटरेस्टेड नहीं रहे होंगे, लेकिन खुद इन्होंने बहुत सारे स्कॉलर्स को पैट्रोनाइज किया, जिसमें जो इंपॉर्टेंट थे उनको नवरत्नाज कहा गया क्योंकि वे 9 थे। पहला बिरबल, आप लोगों ने हाजी जवाबी में इनका नाम सुना होगा। ही वॉज वेरी गुड विथ रिगार्ड्स टू हिज विट, मतलब जवाब तुरंत दे देना, सवाल पूछिए जवाब हाजिर है। तो इनका ओरिजिनल नाम क्या है दोस्तों? महेश दास। और इनका पेन नेम जिसपे वो लिखते हैं उसका नाम क्या था? ब्रह्मा। मतलब अगर कहानी लिख रहे हैं या कोई पोएम लिख रहे हैं तो उसके नीचे क्या लिखेंगे? बिरबल नहीं, ब्रह्मा लिखेंगे। दूसरा, राजा तोदरमल, बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि ये शेरशाह के समय थे, शेरशाह के साथ, और बाद में ये अकबर के फाइनेंस या रेवेन्यू मिनिस्टर बने, दीवान बने। इन्होंने अकबर के रेवेन्यू सिस्टम को फॉर्मुलेट किया, बनाया। अकबर रेवेन्यू, अगर आप रेवेन्यू कलेक्ट नहीं करेंगे तो इतना बड़ा जो आपने शासन चलाना है वो कैसे चलाएंगे? तो इसके लिए तमाम जो चीजें हैं वो तोदरमल ने की। यहाँ पे जब्ती और दहशाला सिस्टम का इंट्रोडक्शन इन्होंने दिया, शुरुआत किया। इसको याद रख लीजिए दोस्तों, ये दोनों सिस्टम क्या है? ये रेवेन्यू से रिलेटेड है। तोदरमल भागवत पुराण को भी पर्शियन में ट्रांसलेट करते हैं। तो ये तमाम बातें हैं तोदरमल के बारे में। इसके अलावा
एक और नाम अब्दुल रहीम खाने खाना, हमने अभी जस्ट देखा, ये पुत्र हैं बैरम खान के, इनको आगे चलकर दे दिया गया है उपाधि खाने खाना के। बहुत सारी किताबें लिखते हैं उस दौर में और इसके लिए आपको इनका नाम याद रखना है। इसके बाद एक और बहुत बड़े नाम है अबुल फजल, ये अकबर के कोर्ट हिस्टोरियन है और इन्होंने अकबर का बायोग्राफी लिखा जिसको कहते हैं एने अकबरी और अकबर नामा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट दोनों किताब, अपने एग्जाम के लिए तो भाई इसको रट लीजिए, एकदम याद रखिए, एने अकबरी और अकबरनामा। अबुल फजल को मार देते हैं कौन, किल कर देते हैं वीर सिंह बुंदेला, आगे चलकर प्रिंस सलीम जो कि जहांगीर है उनके हुक्म के आधार पर। इसके बाद एक और बड़ा नाम है फैजी का, ये पर्शियन पोएट हैं और अबुल फजल के ये भाई हैं और इन्होंने महाभारत को पर्शियन में ट्रांसलेट किया जिसका नाम उन्होंने पर्शियन में दिया रज़म नमा, और साथ में इन्होंने भास्कराचार्य के मैथमेटिकल बुक लीलावती को भी पर्शियन में ट्रांसलेट किया, इसको भी रट लीजिए। इसके अलावा दोस्तों अब गीत संगीत से जुड़े हुए हैं तानसेन, ओरिजिनल नाम क्या है राम थानू पांडे, और ये कोर्ट म्यूजिशियन है अकबर के। कई सारे राग जैसे राज दरबारी हैं, ये इन्होंने अकबर के ऑनर में बनाया था। उस दौर के वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूजिकल नेम्स इज नन अदर देन तानसेन। इसके अलावा मान सिंह, ये राजपूत राजा हैं जिन्होंने राग मल्हार का इंट्रोडक्शन तो किया ही, और ये अकबर के मिलिट्री कमांडर थे। दोस्तों मान सिंह पे कितना भरोसा होगा अकबर का, इसका अंदाजा इस तरह से लगाइए कि जब अकबर कहीं लड़ने जाया करते थे तो जो महिलाएं होती थी, जो मुगल शासन में जो महारानियां या रानियां हुआ करती थी, उनके रक्षा के लिए किसी और को ये जिम्मेदारी नहीं दी जाती थी बट मान सिंह को दिया जाता था। बहुत ज्यादा भरोसा हुआ करता था इन पर। एक और नाम मुल्ला दो प्याजा और आखिरी नाम फकीर अजीउद्दीन। ये 9 लोग हैं, 9 रत्नाज हैं जो कि अकबर के कोर्ट में हैं। यहां पे अब थोड़ा सा अकबर के आर्ट एंड आर्किटेक्चर का भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए अपने कैपिटल को कुछ समय के लिए लाहौर भी शिफ्ट करते हैं, आगे चलकर फिर से ये आगरा शिफ्ट कर देते हैं। इन्होंने आगरा में आगरा फोर्ट और लाहौर में लाहौर फोर्ट का कंस्ट्रक्शन किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने टॉम को खुद मकबरा, टॉम मतलब मकबरा को खुद से बनवाना शुरू किया सिकंदरा में, जिसको बाद में कंप्लीट किया इनके पुत्र सन जहांगीर ने। आगे चलकर अकबर ने फेमस जो बुलंद दरवाजा है फतेहपुर सिकरी में, उसका भी कंस्ट्रक्शन कराया। ये टाउन बना था, नया सिटी बना था फतेहपुर सिकरी, और ये क्यों, क्योंकि इसे कमेमोरेट करना था गुजरात पे जो अकबर की जीत थी उसको सेलिब्रेट और उसको इतिहास के पन्नों में दर्ज कराने के लिए बुलंद दरवाजे का निर्माण कंस्ट्रक्शन कराया अकबर ने। यहाँ पे दोस्तों खुद में बहुत ही बेहतरीन सितार प्लेयर हुआ करते थे अकबर, और आखिर में याद रखिए इन्होंने एक नया कैलेंडर भी शुरू किया जिसका नाम इलाही कैलेंडर कहलाता था। ये तमाम बातें अकबर के आर्ट एंड आर्किटेक्चर से जुड़ी हुई। इसके अलावा इनकी मृत्यु को अब देख लेते हैं। आखिरी चीज, डिसेंट्री के अटैक के बाद इस व्यक्ति की मृत्यु 1605 में हो जाती है और इन्हें दफनाया जाता है सिकंदरा, जो कि आज के दौर के आगरा के नजदीक का जगह है। तो ये तमाम बातें हैं आपकी जुड़ी हुई अकबर से। अब यहाँ पे कुछ चीजें और देख लेते हैं अकबर से जुड़ी हुई। अकबर के समय ओटोमन मतलब आज का जो टर्किश रूल जो है, ओटोमन एम्पायर के सुल्तान है सुल्तान सुलेमान, उन्होंने अपना एम्बेसडर भेजा है यहाँ। नाम क्या एम्बेसडर का, सिद्दी अली रीस। इसके अलावा दोस्तों एक इंग्लिशमैन भी यहाँ पे पहुंचता है, नाम है रैल्फ फिच, जो कि अकबर के कोर्ट को विजिट करता है 1585 में। रैल्फ फिच ये पहले इंग्लिशमैन है जो भारत पहुंच रहे हैं। ये रैल्फ फिच जो है ये पाइनियर इंग्लिशमैन है क्योंकि ये टॉर्च बियरर है। इसके बाद कई सारे अंग्रेज आएंगे जिसमें एक नाम है 1580 में फर्स्ट जीसस मिशनरी आए थे कोर्ट ऑफ अकबर में 1580 में। मोहम्मद हुसैन ऑफ कश्मीर, ये एक रिनाउंड आर्टिस्ट कम कैलीग्राफर हैं जो कि अकबर के कोर्ट में रहे, जहांगीर के भी और शाहजहां के कोर्ट में, और इनको टाइटल दिया गया जरीम कलाम का, दैट इज गोल्डन पेन ऑन अकाउंट ऑफ हिज पेनमैनशिप। कैलीग्राफी उर्दू में खूबसूरती से लिखने के जो कला है, जो आर्ट है, उसको कैलीग्राफी कहते हैं और उसमें इनका नाम बहुत बड़ा नाम है। इसके अलावा बदाऊनी, बहुत फेमस हिस्टोरियन जिन्होंने रामायण को पर्शियन में ट्रांसलेट किया था जिसका नाम तर्जुमा ए रामायण था, वो भी इस दौर में थे। और आखिर में तुलसीदास जो हिंदी पोएट थे और इस दौर में इन्होंने रामचरितमानस लिखा, ये भी कंटेम्प्रेरी किसके हैं, अकबर के हैं। यहाँ ये एक और फैक्ट याद कीजिए, पोर्तुगीज टोबैको इंट्रोड्यूस करते हैं पहली बार इंडिया में इन द कोर्ट ऑफ अकबर इन 1604 AD। ये फैक्ट आपको याद रखना है। लास्ट में
अकबर वो मुगल एम्परर थे जिस वक्त इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1600 में 31 दिसंबर को बनाया गया था। ये आपने मॉडर्न में भी पढ़ रखा होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनती है? जब अकबर भारत के रूलर थे। इस तरह से हमने तमाम बातें देख ली अकबर के बारे में। अब हम देखेंगे जहांगीर। जहांगीर जन्म 1569, मृत्यु 1627। सन है, बेटे हैं किसके? अकबर के। अब जहांगीर का अगर टेन्योर देखते हैं तो ये 1605 मतलब अकबर के मरने के बाद रूलर बनते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है 1627 में और इनका रूल भी वहां पे खत्म होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए जहांगीर नाम क्या है? कनकरर ऑफ द वर्ल्ड है। इस नाम का मीनिंग है कि भाई विश्व को जीतने वाला। ओरिजिनल नाम सलीम और पिता प्यार से क्या कहते हैं? शेखू बाबा। अब बहुत लाडले हैं क्योंकि बहुत मन्नतों के बाद अकबर को एक बेटे का प्राप्ति हुआ था। कई जगह सूफी संतों के यहाँ गए थे और फाइनली जिस सूफी संत के यहाँ गए, सलीमुद्दीन चिश्ती, इसीलिए अपने बेटा का नाम भी उन्होंने रखा सलीम। आगे चलकर इसी पुत्र ने अपने पिता के खिलाफ रिवोल्ट किया 1599 में, लेकिन उस रिवोल्ट को क्रश कर दिया गया था, बेटे को माफ किया गया और आगे चलकर 6 साल के बाद इस सत्ता का बागडोर भी जहांगीर को सौंप दिया गया है। जहांगीर हैज नाउ बिकम द रूलर ऑफ आवर कंट्री इन 1605। ना जहांगीर से जुड़ी सबसे पहली बात, एक्सिक्यूट उन्होंने किसी महान व्यक्ति को किया। किसको किया? 5वें सिख गुरु अर्जुन देव को इन्होंने मार दिया था। क्यों मारा था? क्योंकि जहांगीर के पुत्र खुसरो को गुरु ने शरण दे दी थी, अपना सपोर्ट दे दिया था। इसके अलावा गुरु हरगोविंद को भी इन्होंने जेल में डाल दिया था, इम्प्रिजन कर दिया था फोर्ट ऑफ ग्वालियर में, क्योंकि उन्होंने फाइन देने से मना कर दिया था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मुगलों की जो लड़ाई है सिख समुदाय से, ये यहाँ से शुरू होती है और जो आगे हम चल के देखेंगे जहांगीर के दौरान उन्होंने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। तो ये तमाम चीजें लगी रहेंगी। यहाँ पे एक बड़ा नाम है नूरजहां। नूरजहां है कौन? ये है जहांगीर की वाइफ और इनका ओरिजिनल नाम है मेहरुनिसा। ये एक ऑफिसर की वाइफ थी, बाद में वीडो हो गई, अफगान ऑफिसर था, 1611 में उसकी मृत्यु हो गई और बाद में शादी हुई इनकी जहांगीर से। जहांगीर ने इनको टाइटल कौन कौन सा दिया? नूर महल, मतलब लाइट ऑफ द पैलेस, पैलेस की जो भी रोशनी है, नूर महल। नूर जहां मतलब लाइट ऑफ द वर्ल्ड, जहां, जहां मीन्स वर्ल्ड, लिटररी नूर मीन्स लाइट, महल मीन्स पैलेस और आखिर में पादशाह बेगम। इन्हें ये सारी टाइटल्स दिए गई। औरंगजेब की अगर राजपूत पॉलिसी की चर्चा करें तो जो अकबर ने चलाया था उसको इन्होंने कंटिन्यू रखा। 1615 में मुगलों ने मेवाड़ से भी पीस ट्रीटी की और राणा अमर सिंह जो मेवाड़ के थे उन्होंने मुस्लिमों के या यूं कहें मुगलों के सॉवरेनिटी को भी एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे इनके पुत्र खुर्रम जो कि आगे चल के शाहजहां, उन्होंने भी एक रिवोल्ट किया है। तो प्रिंस खुर्रम को सपोर्ट किसका मिल रहा है? फादर इन लॉ का असफ खान, और ये लोग मिलकर रिबेल कर रहे हैं किसके खिलाफ? जहांगीर के। लेकिन इस रिबेलियन को भी पुट डाउन कर दिया गया और बाद में पिता ने अपने पुत्र के इस रिबेलियन को भी माफ कर दिया। यहाँ पर डेक्कन पॉलिसी कैसा है जहांगीर का? तो याद रखिए कि जो मलिक अंबर थे अहमदनगर के, उन्होंने इनके खिलाफ लगातार गोरिल्ला वॉरफेयर चालू रखा और ये लोग मेजर हिस्सा जो अहमदनगर का था उसको कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं यहाँ से। इसके अलावा जो खुर्रम का इनिशियल सक्सेस था डेक्कन में, इसने जहांगीर को मजबूर कर दिया कि उसे टाइटल दिया जाए शाहजहां का और यही टाइटल आगे चलकर इनका नाम भी बन जाएगा। यहाँ एक और बड़ा नाम है महाबत खान जो कि इनका सेनापति हुआ करता था, कमांडर इन चीफ। उसने भी एक रिवोल्ट किया था। ये मिलिट्री जनरल है जहांगीर का, इसने भी रिबेल किया है और ये रिबेलियन को भी क्रश कर दिया जाता है, बट इसको सेव बचा लिया जाता है किसके? डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के द्वारा, कूटनीतिक तरीकों के द्वारा नूरजहां इन्हें बचा लेती है। आखिर में याद रखिए कि कुछ अंग्रेज भी यहाँ आए हैं। ये मेडिवल से जुड़ी हुई बातें हैं लेकिन ये मॉडर्न में भी आती हैं दोस्तों।
इनमें सबसे पहला नाम कैप्टन हॉकिंस का, जो कि जहांगीर के कोर्ट में 1609 से 1611 तक रुकते हैं। इसके अलावा बहुत बड़ा नाम सर थॉमस रो का, जो 1615 से 18 तक भारत में एम्बेसडर के तौर पे रहते हैं। किसके एम्बेसडर? जेम्स वन, जो कि इंग्लैंड के उस दौर के शासक हैं। और यहाँ पर ये इंपीरियल फरमान, जो शाही फरमान था, वो हासिल करते हैं और इसके तहत आगे चलकर सूरत में अंग्रेजों का पहला फैक्ट्री स्टैब्लिश होता है। और इसमें कुछ मिसलेनियस अगर बातें कर लें तो टोबैको का कल्टीवेशन सबसे पहली बार जहांगीर के टेन्योर में शुरू होता है। इसके अलावा जहांगीर ने शालीमार बाग और निशांत गार्डन का भी रचना कराया, बनवाया उनको। ही कंस्ट्रक्टेड देम, ही स्टैब्लिश्ड देम। कहाँ पर? आज के दौर के श्रीनगर में। और जहांगीर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम है तुजुक ए जहांगीरी। लैंग्वेज क्या है? पर्शियन लैंग्वेज। आखिर में इनकी मृत्यु को देख लिया जाए। मृत्यु कब होती है? 1627 में। और इन्हें दफनाया कहाँ जाता है? लाहौर में। इनके बाद कौन नया राजा बनेगा? शाहजहां बनेगा। और इनकी फेवरेट वाइफ नूरजहां, जहांगीर की जो फेवरेट वाइफ थी, उन्हें एक पेंशन दिया जाता है और कहा जाता है कि आप लाहौर में रहिए जब तक आपकी जिंदगी है। और वे वहां पे अपनी गुजर बसर करती हैं। यहाँ पे एक चीज बता देता हूं, नूरजहां बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मेडिवल एरा में, क्योंकि जहांगीर की तबीयत थोड़ी खराब रहा करती थी। और जितने दिनों जहांगीर की तबीयत खराब रही, उतने तमाम दिनों कहा जाता है कि सत्ता की बागडोर नूरजहां के हाथों में थी। तो इसलिए नूरजहां बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और यहाँ पर इन्हें हटा दिया गया है कि कहा गया कि भाई आप लाहौर में रहिए, इस पॉलिटिक्स में मत आइए। इसके अलावा जहांगीर के दौर के अगर आर्ट की बात की जाए तो जहांगीर ने फैशन शुरू किया जहां पे मेन, मतलब पुरुष, वो ज्वेल्स पहनने लगे। मतलब वो लोग कान में, अपने ईयर्स में वो पियर्सिंग करा के वो पहनना शुरू करते हैं। इसके अलावा इन्होंने एक जंजीर ए अदालत भी स्टैब्लिश की। जंजीर मतलब घंटी टाइप का। कहाँ पर? आगरा फोर्ट में। कि किसी को भी जस्टिस चाहिए, आइए उस घंटी को बजाइए और आपको आपका जस्टिस मिलेगा। इसके अलावा जहांगीर एक अच्छा स्कॉलर है, नॉलेज है हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, नेचुरल साइंस का और आर्ट्स का। लेकिन जिस चीज के लिए जहांगीर को सबसे ज्यादा जाना जाता है वो है पेंटिंग। देखिए, हर मुगल शासक का अपना एक खूबी हुआ करता था। जैसे अकबर रिलीजियस पर्पस के लिए जाने जाते हैं, जहांगीर पेंटिंग के लिए। शाहजहां की चर्चा करेंगे, वो बिल्डिंग्स के लिए जाने जाएंगे। तो यहाँ पे याद रखिए, मेडिवल एरा में जितने भी मुगल रूलर्स हुए उसमें सबसे महान पेंटिंग के मामले में रहते हैं जहांगीर। यहाँ पे क्या है, खुद बेहतरीन पेंटर है और ये गोल्डन एज है मुगल पेंटिंग का, जैसे मैंने अभी आपको लिख के दिखाया। यहाँ पे उस्ताद मंसूर अली और अबुल हसन दो फेमस पेंटर्स हैं जहांगीर के कोर्ट में। इसके अलावा और भी बहुत सारे पेंटर्स हैं, जैसे अबुल हसन, बिशन दास, मधु, अनंत, मनोहर, गोवर्धन, उस्ताद मंसूर। आप ये दोस्तों तमाम आप इन पेंटर्स का नाम याद नहीं रख पाएंगे, लेकिन एक दो अगर याद रखें तो अच्छी बात है, क्योंकि कभी भी पूछा जा सकता है कि भाई ये पेंटर किस मुगल शासक के रूल में था। यहाँ पे और भी जो कोर्ट आर्टिस्ट जो अकबर के दौरान के थे, बसवन, मिस्किना, दसवंत, ये सारे भी कोर्ट आर्टिस्ट थे अकबर के दौरान के। आखिरी में याद रखिए, मिनिएचर पेंटिंग भी जहांगीर के पैट्रोनेज में डेवलप करती है। मिनिएचर मतलब छोटे फ्रेम पर सारी बड़ी डिटेल्स देकर पेंटिंग को बनाने का। तो जैसे आप ये देखिए, ये पेंटिंग है, ये जैसे यहाँ पे जहांगीर बैठे हुए हैं और जहांगीर, ये उनका सभा चल रहा है, तो ये पेंटिंग्स यहाँ पे इस दौर में बनना शुरू हुआ। आखिर में थोड़ा आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी देख लीजिए। इन्होंने इतिमाद उद दौला का टॉम बनवाया, जो कि व्हाइट मार्बल में था, जिसपे फ्लोरल डिजाइन, फ्लोरल मतलब फूल पत्ती के डिजाइन बने हुए थे। सेमी प्रीशियस स्टोन्स भी उनके वॉल्स पे लगे हुए थे और इस टाइप के डेकोरेशन को पित्रा दुरा भी कहते हैं। इसको याद रखिएगा दोस्तों। आखिर में याद रखिए, ये व्यक्ति कौन थे? ये व्यक्ति थे नूरजहां के पिताजी। तो इसको बेसिकली कह सकते हैं नूरजहां ने इसको बनवाया। कहाँ बनवाया? आगरा में। इसके अलावा जहांगीर ने मोती मस्जिद और अपना खुद का मौजोलियम भी लाहौर में कंस्ट्रक्ट कराया। जैसे आप पिक्चर्स देख सकते हैं, ये इतिमादुल दौला का टॉम है, इसके अलावा ये मोती मस्जिद है। इसको आप याद रखिए।